हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, जिसका हिंदी अनुवाद मंजुला डोभाल जी ने किया हुआ है। इसके मैं भाग 1 के पहले अध्याय, जिसका नाम है जन्म और लालन पालन, इसको मैं पढ़ने जा रही हूँ। गांधी परिवार बनिया जाति के हैं और मूल रूप से वे आड़ती थे, लेकिन पिछली 3 पीढ़ियों से कई काठियावाड़ राज्यों में प्रधानमंत्री पद पर रहे। उत्तम चंद गांधी उर्फ ओटा गांधी, जो मेरे दादाजी थे, निश्चित रूप से सिद्धांतवादी पुरुष रहे होंगे। राज्य में हो रही साजिशों ने उन्हें पोरबंदर, जहाँ पर वे दीवान थे, छोड़ने और जूनागढ़ में पनाह लेने के लिए मजबूर किया होगा। जूनागढ़ के नवाब को उन्होंने बाएं हाथ से सलामी दी। वहां उपस्थित किसी व्यक्ति ने उनकी इस प्रत्यक्ष बदतमीजी पर उनका स्पष्टीकरण जानना चाहा, तो उसका जवाब उन्होंने इन शब्दों में दिया: दाहिना हाथ पहले से ही पोरबंदर को समर्पित हो चुका है। ओटा गांधी ने पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी बार विवाह किया। पहली पत्नी से उन्हें 4 और दूसरी पत्नी से 2 पुत्र हुए। मुझे नहीं लगता कि बचपन में मुझे इसका लेस मात्र भी भान नहीं हुआ कि ओटा गांधी के ये पुत्र एक माँ के नहीं थे। इन 6 भाइयों में 5वें पुत्र करमचंद गांधी उर्फ काबा गांधी और 6ठे पुत्र तुलसीदास गांधी थे। ये दोनों पुत्र पोरबंदर में एक के बाद एक करके प्रधानमंत्री रहे। काबा गांधी मेरे पिताजी थे। वे राजस्थानिक न्यायालय के सदस्य थे। यह पद अब मौजूद नहीं है, लेकिन उन दिनों यह एक अत्यंत प्रभावशाली संस्था थी, जो मुखियाओं और उनके जाति के साथी व्यक्तियों के विवादों को निपटाने का काम करती थी। कुछ समय के लिए वे राजकोट और उसके बाद वांकानेर के प्रधानमंत्री रहे। अपनी मृत्यु के समय वे राजकोट राज्य से पेंशन पा रहे थे। काबा गांधी ने अपनी हर पत्नी की मृत्यु के उपरांत एक के बाद एक 4 विवाह किए। पहले और दूसरे विवाह से उन्हें 2 कन्याएं प्राप्त हुई। उनकी अंतिम पत्नी पुतली बाई थी, जिनकी 1 पुत्री और 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। मैं उन सब में से सबसे छोटा था। मेरे पिता को अपनी जाति से बहुत प्रेम था। वे सत्यवादी, बहादुर और उदार प्रकृति के, लेकिन बहुत शीघ्र ही क्रोधित होने वाले स्वभाव के थे। एक निश्चित सीमा तक वे भोग विलास की तरफ आकर्षित हो गए होंगे। इसी वजह से उन्होंने चौथी बार तब विवाह किया जब उनकी उम्र 40 वर्ष की थी। लेकिन इसके साथ ही वे अपने परिवार के बीच ईमानदारी के लिए और इसके साथ बाहर भी अपने कठोर निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। अपने राज्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जग जाहिर थी। एक सहायक राजनीतिक प्रतिनिधि ने राजकोट के उनके मुखिया ठाकुर साहब के प्रति अपमान भरे शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने उठकर उसका प्रतिवाद किया। प्रतिनिधि बहुत क्रोधित हो गया और उसने काबा गांधी से माफ़ी मांगने के लिए कहा। उनके इनकार पर कुछ घंटों के लिए उन्हें कैद में रखा गया, लेकिन जब प्रतिनिधि ने देखा कि काबा गांधी टस से मस नहीं हुए, तब उसने उन्हें आज़ाद करने का आदेश दिया। मेरे पिताजी का धन संपदा एकत्रित करने का कोई लेशमात्र भी लक्ष्य नहीं रहा था। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत थोड़ा ही छोड़ा था। अनुभव के अलावा उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें गुजराती माध्यम में 5वीं कक्षा तक शिक्षित कहा जा सकता है। इतिहास और भूगोल के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उनका व्यवहारिक मामलों में समृद्ध अनुभव उन्हें उच्च स्तर का बनाता था। जहाँ वे अत्यंत गहन प्रश्नों का सरलता से उत्तर बताते और सैकड़ों व्यक्तियों का कुशलता से संचालन कर सकते थे। धार्मिक प्रशिक्षण भी उनका नाम मात्र का था, लेकिन जिस प्रकार की धार्मिक संस्कृति जिसमें मंदिरों में अक्सर जाना और हिंदुओं को उपलब्ध विभिन्न धार्मिक प्रवचनों की उपलब्धता उन्हें मिली थी, उसमें वे समृद्ध थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में परिवार के एक मित्र के प्रोत्साहन पर उन्होंने गीता पढ़नी शुरू कर दी थी। प्रार्थना के समय वे इसके कुछ श्लोकों को प्रतिदिन जोर जोर से बार बार गाते थे। मेरी स्मृति में मेरी माँ की याद उनके साधु स्वरूप की अद्भुत छाप के रूप में है। वे अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे बिना अपने नियमित प्रार्थना के कुछ ग्रहण नहीं करती थी। वैष्णव मंदिर, हवेली जाना उनके नियमित कर्तव्यों में शामिल था। जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने कभी अपना चातुर्मास नहीं छोड़ा। यहाँ चातुर्मास का अर्थ है वर्षा के ऋतु के 4 महीनों में उपवास और अर्ध उपवास का वचन लेना।
वे सबसे कठिन प्रण लेती और उन्हें बिना किसी परेशानी के पूरा करती। किसी भी प्रकार की बीमारी में भी वे इसमें कोई ढील या समझौता नहीं करती थी। मुझे याद है एक बार माँ चंद्रयान यानी कि एक प्रकार का व्रत होता है जिसमें भोजन की मात्रा चंद्रमा के घटते बढ़ते आकार के साथ घटती बढ़ती रहती है। लेकिन व्रत के नियम पालन में उन्होंने कोई अनियमितता नहीं अपनाई। उनके लिए 2 या 3 उपवास लगातार रखना कुछ नया नहीं था। चातुर्मास के दिनों में वे केवल एक बार ही भोजन ग्रहण करती थी। इससे भी वे संतुष्टि नहीं होती थी। चातुर्मास में वे एक दिन छोड़कर उपवास रखती थी। एक बार चातुर्मास में उन्होंने बिना सूर्य दर्शन के भोजन ना करने का प्रण लिया था। उन दिनों सूर्य के दिखने की खबर अपनी माँ को बताने के लिए हम सब बच्चे खड़े होकर आकाश को निहारते रहते। यह बात तो सबको विदित है कि घनी वर्षा के मौसम में सूर्य अपना चेहरा अक्सर नहीं दिखाता है। मुझे उन दिनों की बात याद है जब अचानक उसके दिखने पर हम दौड़कर माँ को बताने जाते। वे भी दौड़कर सूर्य को अपनी आंखों से देखने आती, लेकिन तब तक भगोड़ा सूरज गायब हो जाता। इस कारण माँ भोजन से वंचित रह जाती। वे खुशी खुशी कहती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर नहीं चाहता था कि मैं आज भोजन करूं, और फिर वे वापस अपने कर्तव्यों को पूरा करने में व्यस्त हो जाती। माँ की व्यवहारिक बुद्धि बहुत गहन थी। उन्हें राज्य के सभी विषयों का ज्ञान था और न्यायालय की सभी स्त्रियां उनकी बुद्धिमत्ता की कायल थीं। अक्सर मैं अपने बालपन का लाभ उठाते हुए उनके साथ जाता रहता था और मुझे अभी तक याद है कि वे ठाकुर साहब की विधवा माँ के साथ बहुत जीवन चर्चा में शामिल रहती। ऐसे माता पिता से मेरा जन्म पोरबंदर में, जिसे सुदामापुरी भी कहा जाता है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। मैंने अपना बचपन पोरबंदर में गुजारा। मुझे याद है वहाँ मेरा स्कूल में दाखिला कराया गया था। बहुत मुश्किल से मैं पहाड़े याद कर पाया था। मुझे उन दिनों की ज़्यादा याद नहीं है, सिवाय इसके कि अन्य लड़कों की संगत में मैंने अपने शिक्षक को विभिन्न नामों से पुकारना सीख लिया था। इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि मेरी बुद्धि मंद थी और मेरी स्मृति कच्ची थी। धन्यवाद मित्रों, फ्रेंड्स, आप सब ने मेरे इस स्टोरी को सुना, मेरी नहीं, महात्मा गांधी जी की। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, और अगर कोई कमी रह गई हो तो वो भी बताएं। धन्यवाद।